नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में एक खुला मंच आपको प्रदान करते हैं ताकि आप अपने जो भी खेती किसानी से संबंधित सवाल हैं वो आप सीधे हमसे फोन के कॉल के जरिए पूछ सकें। और इसके लिए हम रोजाना आपके लिए एक नया विषय लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज हम बात करेंगे फार्मिंग एक्ट 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंधन विधेयक 2020। जी हां, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आपके पास कोई भी सवाल है इस अधिनियम को लेकर तो निश्चित होकर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने जो भी सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक हमारे विशेषज्ञ जरूर पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त कृषि विपणन के सलाहकार डॉक्टर विजय सरदाना मौजूद हैं। डॉक्टर सरदाना, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो संयुक्त सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। और विवेक अग्रवाल जी जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो इसी के साथ आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। बता दें आपको कि आपकी फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं हम। आपको हमने टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दे दी है और कार्यक्रम के दौरान भी समय समय पर टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश किए जाएंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आप जैसे ही कॉल यहाँ पर करेंगे, कनेक्ट होगा, आपके सवाल हम सुनेंगे और उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सरदाना, जानना चाहेंगे सरकार का जो ये इतना महत्वपूर्ण कदम है इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से बदलाव हम देख सकते हैं? देखिए, सरकार ने जो 3 कानून पास किए और खासकर जो 2 कानून किसानों के लिए, मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा बदलाव खेती में कभी नहीं हुआ था। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम खेती में या किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो आमदनी आती है बाजार से। आज तक हमने क्या किया था, किसानों को बाजार से दूर रखा हुआ था। किसान को जब भी बाजार जाना होता था वो किसी बिचौलियों के माध्यम से जाता था या किसी और माध्यम से वो जाता था, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं जुड़ पाता था, क्योंकि राज्य सरकारों के कानून ऐसे थे कि जो कंज्यूमर था, जो खरीदार था, अगर उसको किसान से बात करनी होती थी तो उसको बिचौलियों के माध्यम से करनी होती थी जी। और यही जो कानून आए हैं 2, इन्होंने इसको बदला है। आज किसान और खरीदार आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं जी। एक तो जो कीमत खरीदार देगा वो सीधी किसान को पूरी मिलेगी, उसमें क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है। और अगर कोई बिचौलिया होता है तो निश्चित रूप से वो अपना भी हक रखता है। उसके अंदर वो क्या खेल खेलता है वो ना किसान को पता लगता है, ना व्यापारी को, कंज्यूमर को, जो खरीदार है उसको पता लगता है। दूसरी सबसे अच्छी बात जो किसानों के लिए होगी कि अगर मुझे कोई खास किस्म या वैरायटी की चीज चाहिए, मान लीजिए आज आप चावल उगाते हैं या आप कोई सब्जी उगाते हैं या आप कुछ और काम करते हैं, तो मैं कंज्यूमर की हैसियत से, खरीदार की हैसियत से किसान को बता सकता हूं कि अगर आप मुझे इस तरह का खास किस्म का आलू देंगे या खास किस्म का प्याज देंगे या खास किस्म की कोई और सब्जी देंगे तो मैं आपको ज्यादा पैसे भी दूंगा। आज किसान और खरीदार के बीच में एक वार्तालाप शुरू होगा जी। और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि किसान का जो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा वो इस बात से आएगा कि किसान मेहनत करके, जरूरत के हिसाब से अगर वो मेहनत करता है तो हमेशा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी, तो देखिए कितना सकारात्मक कदम हम यहाँ पर कह सकते हैं सीधा हमारे किसानों के लिए कि खरीदार से सीधा संपर्क कर पाएंगे। जो बिचौलिए बीच में आकर के कमीशन होता था उनका, जो जिसकी वजह से हमारे किसानों को अच्छा जो दाम है वो नहीं मिल पाता था, अब वो दूर हो जाएगा और सीधे हमारे किसान खरीदारों के संपर्क में आएंगे, उन्हें अपनी फसल की बिकवाली करेंगे, उपज की बिकवाली करेंगे और निश्चित तौर पर सीधा लाभ हमारे किसानों को मिल पाएगा। और किस तरह से लाभान्वित हैं ये कानून हमारे किसानों के लिए, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ। लेकिन उससे पहले आइए एक खास रिपोर्ट यहां देख लेते हैं। कृषि और किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी इन्हीं में से एक है। ये अधिनियम वर्तमान में मौजूद विकल्पों को नई व्यवस्था देने के लिए बनाया गया है। चाहे वो वर्तमान व्यवस्था मंडी की हो या एमएसपी की हो, उसे बरकरार रखा गया है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के लागू होने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। हाल ही में लाए गए दोनों अधिनियमों के माध्यम से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इन अधिनियमों के माध्यम से किसानों की उपज के लिए ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी खोली गई है। इससे किसानों को और अधिक विकल्प मिल सकेंगे और किसान अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य ले सकेंगे। तो अभी आपने देखिए खास रिपोर्ट कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 पर। आइए इसी पर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सरदाना, इस अधिनियम के अंतर्गत हमारे जो किसान हैं सीधा कंपनियों के साथ करार कर सकेंगे, समझौता कर सकेंगे। तो किस तरह से ये समझौता हमारे किसानों को लाभ पहुंचाएगा? क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां भी यहाँ पर फैलाई जा रही हैं कि कंपनियां शोषण करेंगी, किसानों का जमीन हड़प लेंगी। ये तमाम बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं, जिससे किसान काफी डरे हुए हैं और इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं सीधे तौर पर। देखिए, किसान भाइयों को मैं 2-3 बातें बहुत क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो आप जो कानून की जो करार कर रहे हैं इस कानून के माध्यम से, वो सिर्फ फसल का कानून है, उसमें जमीन नहीं आती है। जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसान का था, किसान का है और किसान का ही रहेगा। तो कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है कि इसमें आपकी जमीन चली जाएगी, करार में आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, ऐसे अज्ञानी लोगों से कहें कि कृपया हमें कानून में दिखाएं कि कहां लिखा हुआ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये लोग सिर्फ आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो कृपया बहकावे में ना आए, पहला निवेदन। दूसरी बात कि आपको जो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इस कानून को जो आम भाषा में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, इससे आपका फायदा कैसे होगा इसको आप 1 मिनट में समझिए। मैं आज चटनी बनाता हूं, मैं आज कोई टमाटर की सॉस बनाता हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं बासमती एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं और मैं व्यापारी हूं या मैं कंपनी हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन मेरे को रॉ मटेरियल कोई ना कोई किसान तो देगा। आज मैं क्या करता हूं, आज मैं मंडी जाता हूं, वहां पे देखता हूं मेरे काम की चीज क्या है, मुझे पता लगता है कुछ काम की है, कुछ नहीं है, कुछ सही है, कुछ गलत है। मैं मजबूरी में वहां चीज खरीद के लाता हूं और मुझे लगता है कि इसमें मेरा 20-30-40% का वेस्टेज निकलेगा, नुकसान होगा। तो मैं जब कीमत देता हूं, मैं पहले ही अपने नुकसान को काट के मंडी में आड़तीय को और बिचौलियों को बोलता हूं कि मेरे को तो इससे सस्ते में माल चाहिए, इससे ऊपर में माल नहीं चाहिए। बिचौलिया क्या करता है, वो किसान का पैसा काटता है। वो कहता है यार मेरे को जब बिकना ही 10 रुपए किलो है तो मैं 12 आपको कैसे दूंगा। तो वो बिचौलिया उसमें मैं 10 कहता हूं तो वो 8 ही देगा आपको, क्योंकि 2 रुपए वो अपने भी रखेगा जी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि किसान को जो उसकी कीमत का मान लीजिए 15 रुपए मिलना चाहिए था, वो उसको 8 रुपए मिलता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो उसमें क्या फायदा होगा इसको आप समझिए। मैं सॉस बनाता हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं जो भी काम करता हूं, मैं अपने किसान साथियों से बोलूंगा कि देखो मुझे इस तरह का टमाटर चाहिए,
या इस तरह की मेरे को सब्जी चाहिए, या इस तरह का मुझे धान चाहिए, या इस तरह का मुझे मक्का चाहिए क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना है, उसमें आप ये पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है। या मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, जब वो एक खास, जैसे भिंडी है, भिंडी मेरे को मान लीजिए 7 सेंटीमीटर से लंबी नहीं चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मैं शुरू में ही बता दूंगा कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि आप मुझे इस तरह से मेरे उत्पाद, जो भी आप उत्पादन करें मेरे लिए वो इस तरह से करें, तो मैं आपको 8 रुपए या 10 रुपए की जगह मैं सीधा आपको 20 रुपए दे दूंगा। मैं आपको 20 रुपए क्यों दूंगा? क्योंकि अगर आप मेरी जरूरत के हिसाब से सामान पैदा करेंगे तो मैं सीधा उसको ढंग से पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर दूंगा। मेरे व्यापार का खतरा भी कम हो जाएगा क्योंकि मेरा नुकसान होने के भी चांसेस कम है कि उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं है, बाकी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो क्योंकि मेरा कस्टमर खुश है, वो मेरे को ज्यादा पैसे दे रहा है, और मैं तभी बाजार में टिकूंगा जब मेरे को रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा। तो मैं अपने किसान साथियों को भी अच्छी दाम इसलिए दूंगा ताकि वो मेरे साथ मिलके काम करें। जी, हर रोज नया किसान ढूंढना, नई बाजार में जाना मेरे लिए भी समस्या है। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें समझें, और अगर आपको बाजार से अच्छा दाम मिलता है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, उसमें आप अपना फायदा भी देखें, व्यापारी से पूरी जरूरत को समझें, और फिर आप, अगर आपको लगता है कि हां अब आप इस तरह का काम कर सकते हैं, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, वरना ना करें। जी बिल्कुल। तो किसानों को जहां मुनाफा मिलेगा वहीं जाकर के उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। और देखिए, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो आप करार कर रहे हैं वो आपकी फसलों का हो रहा है, जमीन का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये मात्र अफवाहें हैं, इन पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ये कानून आपके हित के लिए बनाए गए हैं, तो आपको इन्हें समझना होगा, तभी तो आप इनका लाभ उठा पाएंगे। आइए, इसकी जो करार की शर्तें हैं वो और क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर विवेक अग्रवाल का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, क्या कहेंगे आप? अग्रीमेंट की शर्तों की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकती हैं? जो नया अधिनियम बना है फार्मिंग एग्रीमेंट्स में, फार्मिंग एग्रीमेंट्स के लिए, उसमें 3-4 बड़े प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो ये एग्रीमेंट्स होंगे वो किसान की स्थानीय भाषा में होंगे। अगर पंजाब का किसान है तो पंजाबी में होगा, अगर तमिलनाडु का किसान है तो तमिल में होगा, अगर आंध्र प्रदेश का किसान है तो तेलुगु में होगा, ताकि स्थानीय भाषा का एग्रीमेंट हो जिसको किसान अच्छे से समझ सके और समझ के ही उसको एग्रीमेंट को साइन कर सके। एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए ताकि लिखित एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकें और किसान अपने हकों के लिए अपने मांग ले सके और उसके हकों की सुरक्षा हो सके। फिर इस एग्रीमेंट में अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा बना सकती हैं। वो किसान भी उस ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपने एग्रीमेंट को अपलोड कर सकता है, और जो खरीदार स्पॉन्सर है वो भी इन एग्रीमेंट्स को उन ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपलोड कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसान एग्रीमेंट बनवा सकता है कंपनी से। उसकी सभी जो शर्तें हैं उसको समझाइश देने की और उसको पूरी तरह समझाने की प्रक्रिया जो उस एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसमें दी गई है। मॉडल एग्रीमेंट्स भी भारत सरकार बना रही है। एक एग्रीमेंट ऑलरेडी बनके जो भारत सरकार का पोर्टल है एग्री कूप करके, उस पोर्टल पे चढ़ा दिया गया है केले के एग्रीमेंट्स के लिए। अन्य फसलों के एग्रीमेंट्स के लिए भी मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तमाम शर्तें हैं, जब भी आप एग्रीमेंट या फिर कहीं करार करने जा रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में पहले से ही यहाँ पर जानकारी होनी बेहद जरूरी है। डॉक्टर सरदाना का रुख कर लेते हैं एक बार। डॉक्टर सरदाना, यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो इस बात को लेकर भी परेशान हो रहे हैं या फिर क्लैरिटी नहीं है कि लोग कह रहे हैं उन्हें कि बड़े कॉर्पोरेट्स का तो फायदा हो जाएगा लेकिन हमारे किसानों का फायदा नहीं होगा। जैसे आप लगातार यहाँ से जानकारी दे रहे हैं कि हमारे किसानों के फायदे के लिए ही है, लेकिन फिर भी चाहूंगी मैं आपके हमारे किसानों की और ये जो तमाम भ्रांतियां हैं इन्हें आप दूर जरूर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग कहते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट्स का फायदा होगा, इस बात को समझे कि अगर कॉर्पोरेट्स को अच्छा सामान नहीं मिलेगा तो वो बेचेगा क्या। आज मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं और मेरे को अगर क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो मैं क्या एक्सपोर्ट करूंगा। मैं अगर कॉर्पोरेट भी हूं, जब तक मेरे पास क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं होगा मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता।
और अगर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैं उसको प्रोसेस भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा नुकसान ज्यादा होगा। तो कॉर्पोरेट का फायदा तभी होगा जब उसको अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की उपज मिलेगी जी। और अच्छी क्वालिटी की उपज उसको तभी मिलेगी जब वो किसानों के साथ मिलके काम करेगा। आज अगर आप कॉर्पोरेट से बात करते हैं तो कॉर्पोरेट का सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की होती है? उनका ये कहना होता है कि साहब हमको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलता, इसीलिए हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते और हमारी प्रोसेसिंग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो पाती। अगर अब उनको अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए तो उनको किसान भाइयों के साथ बैठ के बात करनी होगी, किसान भाइयों को ट्रेनिंग देनी होगी, उनको बताना होगा कि उसको किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब जो किसान भाई इस करार करेंगे मान लीजिए किसी कंपनी के साथ, तो ये कंपनी के हित में है कि वो किसान भाइयों को सही जानकारी दे, सही तकनीक दे, उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में सुधार लाए, तभी किसान का फायदा होगा और तभी कंपनी का फायदा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं जी। अगर आज आप एक टमाटर की सॉस हम सब खाते हैं, आज अगर आप टमाटर मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में 10 टन पैदा होता है और मैं कंपनी हूं, मैं चाहूंगा कि 10 की जगह 15-20 टन पैदा हो, क्योंकि मेरे को ज्यादा दूर तक ना जाना पड़े, कम जगह में ही मुझे अच्छा सामान मिल जाए। जब मैं आपके साथ मेहनत करूंगा किसान भाइयों के साथ, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो 10 से 20 टन होगी। तो आमदनी किसकी बढ़ी? सबसे पहले आपकी आमदनी बढ़ी, क्योंकि जो आप पहले 10 टन पैदा करते थे अब आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप वही क्वालिटी पैदा कर रहे हैं जो मेरे को चाहिए, जिससे मेरी सॉस अच्छी बने। तो अगर मैं आपसे नहीं आपको सही रेट दूंगा तो आप कहीं और बेच दोगे, अगर मैं बाजार से कम रेट आपको दूंगा तो आप बाजार में बेच दोगे। बंदिश तो है नहीं। जब बंदिश नहीं है, आप कहीं और बेच दोगे, तब क्या होगा? नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हुआ, क्योंकि मुझे फिर खराब क्वालिटी का माल लाके बनाना पड़ेगा, तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी और मेरा ब्रांड खराब होगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको बाजार से ज्यादा दाम दूं, तो पहले मैंने आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करी, फिर मैंने आपको दाम सही दिए ताकि मेरे पास वो क्रॉप आए, तभी तो मैं प्रोसेस कर पाऊंगा जी। अगर मैं वो नहीं करता हूं इसलिए कि किसान का फायदा होगा तो नुकसान सबसे पहले मेरा होगा जी। तो ये आप मान के चलिए कि मैं एज ए अगर व्यापारी हूं, मैं अगर कंपनी हूं, मेरा फायदा तो बाद में होगा, पहले यहाँ उस पर किसान का होगा जिसके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको जानकारी दे रहा हूं। और वो किसान तभी मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करेगा जब उसको बाजार से ज्यादा अच्छा रेट मिलेगा, नहीं तो वो मेरे साथ क्यों साइन करेगा? जी। तो ये मेरा स्वार्थ है कि जो मेरे साथ किसान जुड़े वो ज्यादा कमाएं, मेरे साथ जुड़ के वो खुश रहें, ताकि हम लंबे समय तक काम कर सकें। जी बिल्कुल। तो देखिए ये करार बिल्कुल आपके फायदे के लिए है और हमारे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, जैसे कि लक्ष्य भी है कि 2022 तक यहाँ पर हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, ना केवल दोगुनी बल्कि 3 गुना 4 गुनी हो सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। और अब हम लगातार यहाँ से आपको जानकारियां दे रहे हैं कि ये सब आपके हित के लिए है। जो तमाम अफवाहें हैं आपको उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां इन अधिनियमों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट 2020। जी हाँ, हमारे सरकार ने जो कृषि कानून लागू किए हैं उन पर आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी अगर सवाल है तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है 1800-113-060, 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस वक्त भी आपको बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, सवाल मेरा ये है, जैसे मेरा जो उत्पाद है वो उत्पाद का सेलिंग कैसे होगा? हेलो, उत्पाद की बिक्री के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं? हेलो हेलो जी जितेंद्र जी। जी मैम, ये हम जानना चाहते हैं कि बिकवाली के लिए किस तरह के प्रावधान इस नए कानून में दिए गए हैं, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जी जितेंद्र जी, आपकी फसल कौन सी है? किस फसल की बिकवाली करना चाहते हैं आप? टमाटर की खेती हम करते हैं मैम। टमाटर की खेती करते हैं ये डॉक्टर सरदाना। जितेंद्र जी, दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले टमाटर एक ऐसी चीज है जो हर घर में खाई जाती है। आप कहाँ लोकेटेड है, शहर से कितनी दूर है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको दो सुझाव देता हूं। एक तो आप अपने टमाटर को ढंग से हार्वेस्ट करके क्रेट्स में, ताकि खराब ना हो, आप सीधा कंज्यूमर्स के दरवाजे तक ले जाएं जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे जैसे कॉलोनियां हैं जहां पे लोग रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी क्वांटिटी कितनी है और आप शहर से कितना दूर हैं। अगर कोई भी किसान भाई शहर के करीब हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मंडी ना जाएं, आप सीधा अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग करें, उनको साफ सुथरा धोएं और क्रेट्स में डाल के जहां पे आम आदमी अपने रोजमर्रा की सब्जी खरीदता है, आप वहां जाके अपना डिस्प्ले करें, अपनी दुकान लगाएं, खुद करने की कोशिश करें। क्योंकि आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो जिसको भी आप देंगे कमाई वो रख लेगा, आप तक नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि जितना कंज्यूमर के पास तक जा सके जाएं। आपको अगर वहां ठेले वाले बाकी 40 रुपए 50 रुपए टमाटर बेच रहे हैं, वही रेट आपको भी मिलेगा। अगर आप वही चीज मंडी में बेचेंगे तो शायद आपको 8, 10, 12 रुपए मिलेंगे। तो ये जितना एक निवेदन है किसान भाइयों से कि आप जितना कंज्यूमर के पास जाएंगे उतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी, इस बात को समझें। अगर आप शहर से बहुत दूर हैं और आपकी काफी सारी प्रोडक्शन है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने प्रोडक्शन किसके लिए किया। मंडी के लिए किया तो मंडी में वही रेट मिलेगा जो हर साल मिलता रहा। अगर आपने मान लीजिए प्रोडक्शन किया किसी मिल्क, वहां पे कोई केचप की कंपनी है, कोई सॉस की कंपनी है, और अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप किसी होटल से, रेस्टोरेंट से टाई अप कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको सप्लाई दे सकते हैं और आप उनसे भावताव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप होलसेल में बेचेंगे तो आपको कम दाम मिलेगा, अगर आप रिटेल में बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा दाम मिलेगा। अब आपके पास कितना टमाटर है, आप कितनी दूर हैं, कौन सी क्वालिटी का टमाटर है, अगली बार जब आप टमाटर की फसल लगाएं तो अच्छी वैरायटी देख के लगाएं जिसमें टोटल सॉलिड्स, जिसको हम बोलते हैं, वो ज्यादा मात्रा में हो, ताकि जो सॉस वाली कंपनियां हैं वो आपका सामान जल्दी से खरीद सकें। जी बिल्कुल। तो किस तरह के कदम आप उठा सकते हैं जितेंद्र जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। सीधे तौर पर आपको ही इससे लाभ मिलेगा। इसके लिए आइए बढ़ते हैं आगे और विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी किसान ऋण की बात कर लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हमारे किसी किसान ने ऋण लिया हुआ है तो उसके लिए किस तरह के प्रावधान है, इस पर आप जानकारी दें। फिर डॉक्टर सरदाना से भी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब एक बार एग्रीमेंट हो जाएगा, उस एग्रीमेंट को पालन करने की जो आवश्यकता है, जो शर्त है, वो स्पॉन्सर के ऊपर होगी। और अगर स्पॉन्सर कोई गलती करता है और एग्रीमेंट्स की पालना नहीं करता है, एग्रीमेंट के प्रावधानों की, तो किसान पहले कंसिलिएशन के प्रोसेस में जा सकते हैं, जो एग्रीमेंट का ही हिस्सा है, जिसमें समाधान अगर हो जाता है 30 दिन के अंदर तो बहुत अच्छा है। अगर समाधान नहीं होता है तो जो किसान की भूमि जहाँ स्थित है, उस क्षेत्र के जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, SDM हैं, उनके
यहाँ पे एक आवेदन किसान लगा सकते हैं और वो एसडीएम को भी 30 दिन के अंदर अंदर इस डिस्प्यूट का निराकरण करने की समय सीमा दी गई है। अगर एसडीएम को लगता है कि जो स्पॉन्सर है उसने गलती की है और किसान का पैसा देने में देरी की है तो 150% तक का जुर्माना वो खरीदार के ऊपर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, विवेक अग्रवाल जी ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर सरदाना का रुख करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, नितिन जी। आइए उनका सवाल पहले जान लेते हैं। हेलो 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 नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये सवाल है, एफपीओ के बारे में जानकारी चाहिए थी। एफपीओ के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं? एफपीओ निर्माण के बारे में? यस मैम, एफपीओ और एफपीसी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए थी मैम मुझे, ट्रेनिंग के संबंधी और योजना के बारे में। जी बिल्कुल, लक्ष्य भी है हमारी सरकार का कि एफपीओ ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ज्यादा बन सके। इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर सरदाना? नहीं, बहुत अच्छा ये प्रयास है आपका नितिन जी। एफपीओ आप और आपके जितने साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं गांव में और आपके आसपास के गांव के साथी लोग हैं, और सब मिलकर ज़रूर एफपीओ बनाएं। और एफपीओ के ऊपर भारत सरकार में नाबार्ड की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। एफपीओ कैसे बना जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और एफपीओ बनाने में जो शुरू में खर्चा आता है वो भी नाबार्ड की तरफ से दिया जाता है। इसी तरह से आपका जो एसएफएसी है उसकी तरफ से भी किसान भाइयों को इस बात का सपोर्ट दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया आपको नाबार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मेरा एक निवेदन है कि आप नाबार्ड के नज़दीक ऑफिस जो भी आपके है, आप वहाँ जाएं, उनसे बात करें, वो आपको गाइड करेंगे। हर नाबार्ड ऑफिस में एफपीओ को गाइड करने के लिए एक अधिकारी है और वो आपको पूरी जानकारी देंगे, किस तरह का आपके सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, किस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, वो पूरी एक मैनुअल है। आप चाहें तो वो नाबार्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप भोपाल जाते हैं या अगर आपके आसपास कहीं पे भी नाबार्ड का ऑफिस है, आप वहां जाएं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और एफपीओ बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम भी इसके साथ ही आगे। और डॉक्टर सरदाना, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किसी किसान ने ऋण लिया हुआ है तो उसके लिए किसी तरह के प्रावधान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऋण के बारे में इस कानून में कोई ऐसा नहीं कहा गया है जी, क्योंकि ऋण एक अलग पॉलिसी है। जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड का इस कानून से डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन जो किसान भाई आज ऋण ले रहे हैं और वो इसलिए ले रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़े, उससे उनका मुनाफा बढ़े, तो मेरा निवेदन किसान भाइयों से ये है कि जब आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में जानकारी जरूर लें। जिस भी फसल में आप वो पैसा लगाना चाहते हैं या जिस भी कार्य में आप वो पैसा लगाना चाहते हैं, वो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, कोई फसल है, आप कोई फ्रूट की फसल लगाना चाहते हैं, वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप जब पैसा लगाते हैं पैसे के साथ आप जानकारी जरूर लें, क्योंकि अगर वो पैसा गलत जगह लग गया तो नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहले जिस भी व्यापार में आप वो पैसा लगाना चाहते हैं उस व्यापार को समझें। हो सकता है कि आपको आज तक आपने ना किया हो, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। कहने का मतलब यह है कि आप कोशिश करें कि आसपास व्यापार में जाएं। अगर आप सब्जी उगाना चाहते हैं तो देखें कि बाजार में सब्जियां बिकती कैसे हैं। 2-4 बार मंडी जाएं और देखें कि कौन सी सब्जी की डिमांड आती है। वहां के व्यापारियों से बात करें, बाकी अपने किसान साथियों से बात करें। अगर आसपास आपके कोई फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, आप उनसे बात करें कि आपको किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, मैं आपको उगा के दे सकता हूं, क्या आप मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हैं? अगर आप तिलहन की फसल उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, आप कुछ भी उगाएं, ये सारा आपके ऊपर है। लेकिन मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि जिस भी आप व्यापार में जाएं पहले उसकी थोड़ी सी जानकारी ले लें, सुनी सुनाई बातों में ना जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमने लोगों को नुकसान होते देखा है कि किसानों ने कहा कि साहब टमाटर उगा दो, पिछली साल टमाटर अच्छा था, तो पूरा गांव के गांव टमाटर लगाने लग जाते हैं। ऐसे गलती ना करें। अगर आप शहर के पास हैं, मेरा एक छोटा सा सुझाव रहेगा कि पूरे खेत में एक ही फसल ना लगाएं। हो सकता है थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको लगेगा साहब लेबर नहीं मिलती, वो सब ठीक है, लेकिन जब आपको कमाना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। बगैर सीखे कमाई नहीं बढ़ेगी। अगर आप पैसा गलत जगह लगा देंगे तो नुकसान भी हो जाएगा जी। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि ये दुनिया बहुत, आज मैं दिल्ली में बैठ के 50 रुपए किलो सब्जी के दे रहा हूं, आपको कितना मिल रहा है? 3, 4, 5, 7 रुपए।
जो शहर आपके नजदीक है आप वहां जाएं, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जरा घूमने जाएं और देखें कि वहां जो आम आदमी है वो सब्जी किस रेट पे खरीद रहा है और आपको किस रेट पे मंडी में मिल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे खेत में टमाटर ही उगाएं या पूरे खेत में आप गोभी ही उगाएं। आप खेत के 5, 7, 10 क्यारियां बना सकते हैं। आधे में आप टमाटर उगाएं, आधे में भिंडी उगाएं, थोड़े हिस्से में गोभी उगाएं, थोड़े हिस्से में प्याज उगाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रोज कस्टमर खरीद ही रहा है जी। और कस्टमर हर पूरा कस्टमर सिर्फ टमाटर ही नहीं खरीद रहा है, उसको 4 तरह की सब्जी रोज चाहिए, तो वो आपकी सब्जी खरीदेगा। ताजी अच्छी सब्जी उसको मिलेगी तो वो पैसे क्यों नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि बाजार को समझें, अगर कमाना है तो बाजार को समझें, और अगर आप बाजार को नहीं समझेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि पैसा लगाने से पहले ये जरूर समझें कि पैसा कहां लगा रहे हैं। जी, तो बाजार व्यवस्था और बाजार की मांग को देखते हुए ही आपको योजना बनानी है कि किस तरह से आप अपने खेत में वितरण कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ लगातार यहां से कह रहे हैं कि एक ही फसल पर आपको ध्यान नहीं देना है, एक ही खेत में कई आपको फसलें लगानी है, जिससे सीधे तौर पर फायदा आपको ही मिलेगा, अच्छे दाम आपको ही मिलेंगे। और किस तरह से आपको फायदा मिल सकता है हमारी सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा आइए देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया। ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट 2020 यानी कि सरकार द्वारा लाए गए कानूनों पर आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे बेझिझक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव लाना है और आपको अपनी जो मेहनत है उसका बेहतर मूल्य यहां पर मिल सकता है, और इस दिशा में सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे डॉक्टर सरदाना, जो एमएसपी सरकार द्वारा तैयार या फिर कहीं तय किए जाते हैं, क्या उसका जो लाभ है हमारे किसानों को मिल पाता है, वो मूल्य मिल पाता है? देखिए, भारत सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर है। जो एमएसपी की स्कीम पहले चल रही थी वो चलती रहेगी जी। उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो भारत सरकार ने कानून पास किए हैं, जो संसद ने पास किए हैं कानून,
उसमें एमएसपी के लिए कोई ऐसा छेड़खानी नहीं किया गया है कि जिससे किसानों को इस बात का डर हो कि एमएसपी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी भी, कृषि मंत्री भी, बाकी अधिकारी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि एमएसपी का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। जो एमएसपी की प्रणाली पहले जारी थी वो जारी रहेगी जी। तो इसीलिए इस बात को कंफ्यूज ना करें। ये जो कानून है ये बहुत छोटी बात के लिए है। वो ये है कि किसान को एक तो आजादी ये देते हैं कानून कि आप जहां चाहे बेचें। दूसरा कानून ये कहता है कि अगर किसान किसी व्यापारी या संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। और इस कानून ने ना एपीएमसी को बदला है, ना इस कानून ने एमएसपी को बदला है, तो और ना ही इसमें कहीं जमीन को लेके कोई कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं किसानों के बीच में, ये किसानों को मैं कह रहा हूं भटकाया जा रहा है। क्यों भटकाया जा रहा है ये किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा जी। लेकिन सरकार क्या चाहती थी? सरकार ये चाहती थी, मैं जैसे पिछली बार मैंने कहा उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। आज मैं दिल्ली में बैठ के आपकी सब्जी के 45 रुपए 50 रुपए किलो देता हूं, आपके पास 5 रुपए पहुंचता है। ये 45 रुपए रखता कौन है? ये किसान की जो आमदनी थी ये रखता कौन था? और ये इसलिए रखा जाता था बीच में क्योंकि मेरे को किसान के साथ मिलने से मनाही थी। मुझे बिचौलियों के माध्यम से ही किसान तक पहुंचना पड़ता था। तो ये जो समस्या थी, इन कानूनों ने ये कहा है कि अगर बायर खरीदार और किसान चाहे तो डायरेक्ट डील करें। मैं दिल्ली में आपके 50 रुपए सब्जी को देने को तैयार हूं, आप मेरे जहां मैं सब्जी खरीदता हूं आप डायरेक्ट आ जाइए। अब आपको बिचौलियों की जरूरत नहीं है, ना मुझे बिचौलियों की जरूरत है। मैं डायरेक्ट आपसे खरीद लूंगा, आपको 50 रुपए दे दूंगा, क्योंकि मैं बाकियों को दे रहा हूं तो मुझे आपको देने में क्या ऐतराज है। तो इस बात का जो प्रावधान है ये किसानों की आमदनी बढ़ाने का है। अब इसका फायदा क्या है? पहले क्या था कि बिचौलिया डिसाइड करता था कि किसको बेचना है, कब बेचना है, क्या रेट मिलेगा, भाव ताव है, क्वालिटी सही है नहीं है, वो सारी जो ताकत थी बाजार की वो बिचौलियों के हाथ में थी। अब इस कानून ने क्या किया है, वो बिचौलियों की ताकत निकाल के किसानों के हाथ में दे दी। किसान को अब यह सोचना है कि जहां उसको सही लगे वहां बेचे। अब बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है। मंडी के अंदर बेचो, मंडी के बाहर बेचो, गांव में बेचो, शहर में बेचो, खेत में बेचो, खलियान में बेचो, जहां आपको सही दाम मिले। मंडी में सही दाम मिलता है मंडी में बेचो, एपीएमसी में आपको अच्छा रेट मिलता है मंडी के अंदर जाके बेचो, कोई मनाही नहीं है। ये जो आजादी किसानों को दी गई है, इससे वो लोग घबरा रहे हैं जो आज तक किसानों का शोषण करते रहे। क्योंकि अब उनको यह लग रहा है कि पहले तो किसान मेरे तक आता था, मैं गल्ले पे बैठ के किसान को कहता था ये ठीक है, वो खराब है, इतने ही मिलेंगे, देना है तो दे, नहीं तो जा। और उसको भी पता था किसान कहीं जा नहीं सकता। अब उनके लिए मुश्किल ये हो गई कि अब उनको किसान के पास जाना पड़ेगा कि भैया मुझे माल दे दो, मैं आपको सही रेट दे रहा हूं। तो ताकत अब किसान के पास आई है। बिचौलिए से ताकत निकल के किसान के हाथ में चली गई। किसान को ताकतवर बनता देख के बहुत सारे लोग परेशान हैं जी। और इसीलिए किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है जी। जो बात कही जा रही है कि किसानों का शोषण होगा, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। अभी तक किसानों का शोषण होता आया है, अब उसे खत्म करने के लिए ये इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो देखिए अब हमारे विशेषज्ञ ने कितनी सरलता से आपको समझा दिया है कि आपके फायदे के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम है। आइए इस पर और एक राय हम डॉक्टर अग्रवाल से भी ले लेते हैं, जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे साथ। एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे आप डॉक्टर अग्रवाल? भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? किसान के ऊपर अगर कोई शिकायत करता है तो किसान के विरुद्ध लायबिलिटी लिमिटेड रखी गई है। केवल यदि कोई एडवांस किसान ने लिया हुआ है या खाद या बीज ली है जिसका पैसा किसान ने अभी नहीं दिया है, सिर्फ उतनी ही रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा किसान के विरुद्ध और किसी प्रकार की रिकवरी स्पॉन्सर के माध्यम से नहीं हो सकती। और स्पॉन्सर के विरुद्ध जो रिकवरी होनी है वो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में हो सकती है। पर किसान के विरुद्ध अगर कोई रिकवरी होती है तो वो किसान की भूमि के अगेंस्ट नहीं हो सकती। तो किसान की भूमि को रिकवरी से सुरक्षित रखा गया है, किसान के हकों को सुरक्षित रखा गया है और पूरी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि 30 दिन की समय सीमा में निराकरण हो और किसान को उसके पूरे पैसे समय पर उपलब्ध हो।
जी बिल्कुल, आइए इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सरदाना लगातार हमारे किसानों को यही समझा रहे हैं कि ये हमारे किसानों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए ये पहल की गई है। वन नेशन वन मार्केट की बात भी इसमें कही गई है, तो इस पर आप हमारे किसानों को विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसान भाइयों, आपको समझना पड़ेगा। इस देश की आबादी 138 करोड़ है। हर आदमी को रोज खाना खाना है। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस देश में 138 करोड़ की आबादी है और जिसमें करीब 20-30% लोग ऐसे हैं जो दिन में शायद 3 बार खाना या 2 बार खाना भी नहीं खा पाते, भूखे पेट भी सोना पड़ता है, उस देश में किसान का माल ना बिके और कम दाम पे बिके, ये अपने आप में चिंता की बात है। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे थे सिस्टम में जो बाजार को विकसित होने ही नहीं देना चाहते थे। वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए पूरे बाजार तंत्र को इस तरह से उन्होंने अपने हिस्से में बांध रखा था कि एक तरफ कस्टमर परेशान था। आज मैं आपको कह रहा हूं बार बार इस बात को कि कोई भी सब्जी दिल्ली में 40, 50, 60 रुपए से कम नहीं है आज भी। और आपको कितना मिल रहा है? कंज्यूमर से कई गुना ज्यादा दाम लिया जा रहा है और किसान को लागत भी नहीं मिल रही थी। तो ये बीच का पैसा जा कहां रहा था, किसकी जेब में जा रहा था? इस पे ना कोई टैक्स देता था, ना इस पे कोई रसीद दी जाती थी, तो ये पैसा रखता कौन था? ये बात किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी। और जो लोग किसानों को भड़का रहे हैं कि ये कानून आपके खिलाफ है, आप उनसे सवाल करिए कि जो कंज्यूमर पैसा देता है वो मेरे तक क्यों नहीं पहुंच रहा था, वो बीच में कौन रखता था? उसका जवाब वो लोग क्यों नहीं देना चाहते। ये जो चिंता थी कि किसान कंज्यूमर पैसा दे और किसान तक ना पहुंचे, अब इन कानूनों से क्या होगा कि अगर किसान मान लीजिए आज 5 रुपए की सब्जी दे रहा है और किसान भाई एक अपना ग्रुप बना लें, दोस्तों की एक मंडली बना लें, कोऑपरेटिव बना लें, एफपीओ बना लें, एक संगठन बना लें। हर आदमी को गांव से शहर आने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके पास अगर रोजगार नहीं है, उनको आप मार्केटिंग में उतारिए कि आप गांव की फसल इकट्ठे करें, अपने बैलगाड़ी में, छोटे आपके ई रिक्शा में, ठेले में, जो भी आपके पास साधन है उसमें डालें और नजदीक के शहर में जहां कंज्यूमर है वहां लेके जाएं, अपनी दुकान खुद लगाएं। कंज्यूमर आपको पैसा देगा। आज आप 5 रुपए लगा का आपको मिलता था, आप खुद जाएंगे शहर में और मैं मान लीजिए चीज के 40 रुपए दे रहा हूं, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको 20 रुपए की सब्जी दे रहा हूं, कौन नहीं खरीदेगा आपसे? जी। आपके 5 रुपए की जगह आपको 20 रुपए मिल गए, मैं दौड़ के लूंगा क्योंकि मुझे 40 की जगह 20 रुपए देना पड़ रहा है। जी। मेरे खर्चे कम हो गए, आपकी आमदनी बढ़ गई। नुकसान किसका है? किसी का नहीं है। यह नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिन्होंने आज तक किसानों का शोषण किया और कंज्यूमर से ज्यादा पैसे वसूल किए। उनका नुकसान है सिर्फ, ना कंज्यूमर का नुकसान है ना किसान का नुकसान है। लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि कई बार किसानों को कहा जाता है आपके पास तो थोड़ी सी सब्जी, आप लेके कहां जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए संगठन में शक्ति होती है, मिलके काम करें। 5-7 आपके गांव में दोस्त तो होंगे ही, आप दोस्त मिलके 500 किलो, 400 किलो, 200 किलो, 200 1 टन, 2 टन, जितनी आपके पास चीजें हैं, खुद आके बाजार में आइए। शुरू में आपको शायद दिक्कत आएगी क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अगर कमाना है, आगे बढ़ना है, तो नए काम करने के तरीके को तो सीखना ही पड़ेगा। अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर पूरी जिंदगी हम गांव में गरीब की तरह बैठे रहेंगे और हमारी मेहनत का शोषण करके कोई और अमीर बनता रहेगा। तो अगर हमें अमीर बनना है, हमें पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के तरीके भी तो सीखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि पिछले 60 साल में आपने बहुत मेहनत करी, फसल कैसे उगाएं ये आपने बहुत सीख लिया, अब कैसे कमाएं, जी अब इसको भी सीखना पड़ेगा। जी, कैसे अपनी फसल की बिकवाली करें, उससे कैसे अच्छी आमदनी अर्जित करें, ये सीखने की यहाँ पर जरूरत है और लगातार सरकार भी इसमें आपकी मदद कर ही रही है। आइए इस अधिनियम को लेकर डॉक्टर विवेक अग्रवाल और क्या तमाम जानकारियां देना चाहते हैं उनसे जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं डॉक्टर अग्रवाल का। जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी की व्यवस्था करती है वो किसान के हक में, किसान के हित में सरकार करती है जी। और किसान को
उसकी उपज का कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, जिन उपजों को भारत सरकार खरीदने के लिए खरीदी केंद्रों की व्यवस्था करती है राज्यों के साथ मिलकर, वो सारी योजना बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करके योजना का स्वरूप में है। इस योजना का कानून से कोई सरोकार नहीं है जी। ये जो सारी शंकाएं जो जताई जा रही हैं वो निराधार हैं। ये झूठ बोलकर और किसानों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कही जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी पूर्ववत जारी रहेगी, ये भारत के कृषि मंत्री जी द्वारा पार्लियामेंट में घोषणा भी की गई है। और अभी भी अगर आप देखेंगे खरीफ की जो फसलें हैं जिनकी उपज अब बाजार में आ रही है, उसकी खरीदी बहुत तेजी से चल रही है। धान की, गेहूं की, दलहन की, तिलहन की, इन सब उपजों की खरीदी जहां जहां राज्यों में व्यवस्थाएं राज्यों के साथ मिलके हुई हैं या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने की हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं और इसी प्रकार ये चलती रहेंगी। इन व्यवस्थाओं का, एमएसपी पे खरीदी की व्यवस्था का इन कानूनों से या जो फार्मिंग एग्रीमेंट्स का कानून है उनसे कोई भी संबंध नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, थोड़ी देर पहले डॉक्टर सरदाना ने भी यही बात कही थी और अब डॉक्टर अग्रवाल भी यही बात कर रहे हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है पहले की तरह हमारे किसानों को मिलता रहेगा, पहले भी मिलता आया है, आगे भी मिलता रहेगा और इस पर खरीदारी करती रहेगी सरकार। और ऐसे में आपको इन तमाम भ्रांतियों को निराधार कर देना है, इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। और ऐसी ही कुछ और भ्रांतियां हैं आपके समक्ष जिनको हम दूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आप जानते हैं आज हम चर्चा कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट 2020 पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर सरदाना, निर्यात के बारे में अगर हम बात करें तो किसी तरह का बदलाव देखा जाएगा इसमें इन कानून के आने के बाद? बहुत बदलाव आएगा जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप किसी भी चीज का निर्यात करते हैं तो वहां हर देश का कानून अलग होता है, हर देश के जो खरीदार होते हैं उनकी जरूरत अलग होती है और आपको उनकी जरूरत के हिसाब से
प्रोडक्शन करना होगा, उत्पाद को तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए आज हिंदुस्तान से बहुत सारा जो अंगूर है वो निर्यात होता है, और अंगूर की निर्यात जो होता है वो उस देश के कानून के हिसाब से तैयार किया जाता है। अगर उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है या कोई और तरह की प्रॉब्लम है तो वो माल रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसीलिए जो अंगूर का किसान है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है, बिल्कुल आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है और एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से वो अपनी खेती करता है, इसीलिए वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है। इसी तरह से जो किसान भाई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे चाहे बासमती, अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, बीच में बासमती का काफी सारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया जी। हम तो उस बासमती को खा रहे थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहा था, वो माल रिजेक्ट हो रहा था। उसका कारण ये था कि उसमें जो कीटनाशक थे उनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा थी उनके कानूनों के हिसाब से, तो वो रिजेक्ट कर रहे थे, वो माल खरीद नहीं रहे थे। अब अगर आपको बासमती या कोई भी चावल एक्सपोर्ट करना है तो आपको उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिस बाजार में आपको माल बेचना है। इसीलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या किसी भी कंपनी से बात करते हैं तो आप कीमत की तो बात करते ही करते हैं, उसके साथ जरूरी है कि आप क्वालिटी की बात करें। आप उन कंपनियों से, व्यापारियों से ये पूछें कि आपको कौन सा क्वालिटी का माल चाहिए। अगर हम आपको मान लीजिए अमेरिका के लिए माल तैयार करके दें, यूरोप के लिए माल तैयार करके दें, जापान की क्वालिटी तैयार करके दें, तो आप हमें एक्स्ट्रा कितना पैसा देंगे? आप पहले क्वालिटी समझिए और फिर बार्गेन करिए कि मैं आपको ए ग्रेड क्वालिटी का माल दूंगा, लेकिन बाजार से 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, 10 रुपए फालतू मिलने चाहिए, तब तो आपका भी फायदा है। मेहनत आप करोगे, आपकी कमाई होगी। व्यापारी भी आपको देगा क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का माल तैयार किया तो उसका रिजेक्शन नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, तो वो भी कमाएगा। और वो तभी कमा पाएगा जब आप उसको अच्छी क्वालिटी देंगे। तो उसका निर्यात निर्भर करेगा आपकी मेहनत पे जी, और आपको पूरा हक है अपनी मेहनत का हिस्सा मांगने का। तो आप व्यापारी को यह कह सकते हैं कि देखिए, आपको अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल चाहिए, निर्यात करना है, मैं आपको बताइए किस देश का आपको कैसा माल चाहिए, मैं तैयार करके दूंगा। आप मेरे को गाइड करते रहिए, मैं माल तैयार करता हूं, वो एक्सपोर्ट करिए, लेकिन जो मैं आपके लिए अलग से मेहनत कर रहा हूं मुझे उसके लिए अलग से पैसा चाहिए। कोई भी समझदार व्यापारी आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा जी। जो व्यापारी समझदार नहीं है वो शायद आपके एक्स्ट्रा पैसा ना दे, आप उनसे डील मत करो। ये कॉन्ट्रैक्ट में आप लिख दो कि मैं अगर बाजार का रेट मान लीजिए 30 रुपए किलो है, मैं आपसे 35 रुपए लूंगा, 40 लूंगा। आपका भी अनुभव है, व्यापारी का भी अनुभव है। आपके जो पुराने दोस्त हैं, बागे गांव के आसपास के दोस्त हैं जो निर्यातकों के साथ काम करते हैं, उनसे समझ लीजिए। जो भारत सरकार के अधिकारी हैं उनसे समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी जाके समझ लीजिए कि क्वालिटी के क्या मुद्दे आते हैं। तो कहने का मतलब ही है, जैसा मैं पहले कह रहा था, आप पहले जानकारी लीजिए, बाजार को समझिए। अज्ञानता से कोई अमीर नहीं बना है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। जिसने भी दुनिया में पैसा कमाया है और जो जिंदगी में आगे बढ़ा है वो ज्ञान के भरोसे ही बढ़ा है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप अंगूर की खेती करें, चाहे आप प्याज की खेती करें, चाहे आप टमाटर की खेती करें, चाहे आप धान की खेती करें, मक्के की खेती करें, मुर्गी पालन करें, आप जो मर्जी करें, हर चीज में कमाई है। क्यों? क्योंकि हर चीज बाजार में बिकती है, हर चीज की खपत है। समस्या तब आती है कि जब हम बाजार के हिसाब से माल नहीं पैदा करते, माल रिजेक्ट हो जाता है, फिर व्यापारी कहता मैं इस बात के पैसे नहीं दूंगा, और फिर आपका ये शिकायत आती है कि साहब बाजार में देखो हमको सही रेट नहीं मिल रहा। तब हम ये नहीं बोलते कि मेरी क्वालिटी खराब थी इसलिए कोई नहीं लेके गया माल। अगर आपका माल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आपको हमेशा पैसा मिलेगा। ये बाजार बहुत बड़ा है, 138 करोड़ का बाजार है, सब कुछ बिकेगा अगर क्वालिटी अच्छी है तो। जी, तो इन तमाम बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि हमारी सरकार जो है वो छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण के लिए भी काफी अग्रसर है। कई तरह की योजनाएं हम कह सकते हैं, कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। उनके लिए इस कानून में किस तरह के प्रावधान है? देखिए, छोटा जो किसान है उसको इस बात के लिए एनकरेज किया गया है। जब हम कानून में एक परिभाषा है किसान की, उसमें जो किसानों के एफपी और कोऑपरेटिव है उसको भी किसान माना गया है। उदाहरण के लिए आप अमूल का उदाहरण हम किसान भाई जानता है।
वो भी छोटे छोटे किसान है, किसी की 1 गाय है, किसी की 2 गाय है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना संगठन बनाया जी, एक कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, उसमें उन्होंने अमूल जैसी एक डेयरी बनाई। आज अमूल डेयरी का टर्नओवर करीब 45,000 55,000 करोड़ के आसपास है। वो छोटे ही किसान थे, वो 2-2 1-1 गाय के किसान थे, आधे-आधे एकड़ के किसान थे, लेकिन उन्होंने संगठन बनाया, बाजार के हिसाब से अपने आप को तैयार किया और आज बाजार पे कब्जा किया। जी, अमूल का किसान भी छोटा ही किसान है, वो बड़ा किसान नहीं है जी, लेकिन अमूल का आज पूरे भारत के डेयरी उद्योग पे कब्जा है। सबसे बड़ी संस्था है वो डेयरी की, मल्टीनेशनल को भी वो टक्कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जब वो छोटे किसान ये कर सकते हैं तो बाकी छोटे किसान भी कर सकते हैं। तो संगठन बनाइए, मिलके काम करिए और आगे बढ़िए। जी बिल्कुल। तो देखिए तमाम तरह के प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है और विस्तार से आज हमारे विशेषज्ञ ने आपको यहाँ पर समझाया भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप जरूर इनको समझेंगे और इनसे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर सरदाना बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और साथ ही डॉक्टर अग्रवाल का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। और इसी के साथ आज तो आपने जान लिया फार्मिंग एक्ट 2020 के बारे में। अब अगले अंक में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पत्तेदार सब्जी फसलों की बुआई एक हमारा विषय ये रहने वाला है, और साथ ही सरसों एक लाभदायक खेती, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और इन विषयों के संबंध में अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी सवाल है तो पहले आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, और फेसबुक के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, अपने सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने जो सवाल हैं वो पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिसके जरिए आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।